हेलो एवरीवन, दिस इज योर ओन सीए लकी गुप्ता। और जैसा हमने बात किया था कि सर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर चुके हैं। आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन हम अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। उसके बाद सर हमारा क्या बचा था? सर बचे थे सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो जल्दी से इसको भी अच्छे से रिवाइज करें। पहला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? आइडल टाइम इज द टाइम अंडर विच full wages are paid to worker, no productivity is given by the worker, both A and B and D में क्या होता है? none of the above। सर हम पढ़ के आए हुए थे, जब आइडल टाइम होता है मतलब जब वर्कर रेस्ट कर रहा है, लंच ब्रेक ले रहा है, उस समय क्या होता है? उस समय भी हम क्या है, उसको दिहाड़ी वेजेस पूरी देते ही देते हैं। फुल वेजेस आर पेड टू द वर्कर इन केस ऑफ आइडल टाइम इटसेल्फ। और उस समय कोई भी हमारा प्रोडक्टिविटी हमें नहीं मिलती, नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय द वर्कर। तो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। जैसा हमने इलस्ट्रेशन में देखा था वैसे ही सर उसका एक और क्वेश्चन आ गया। कॉस्ट ऑफ द आइडल टाइम ड्यू टू द नॉन प्रोडक्टिविटी ऑफ द रॉ मटेरियल इज चार्ज टू द पी एंड एल। सर हम पूरे के पूरे इलस्ट्रेशन में हम यही बात करते रहते हैं कि जो भी हमारे एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, इट्स चार्ज टू द पी एंड एल, इट्स चार्ज अगेंस्ट द पी एंड एल। ये देखें, चार्ज टू द कॉस्टिंग पी एंड एल। ये तो बहुत ज्यादा आसान था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी। पहले वाले का क्या था? बोथ ए एंड बी। इधर आ जाओ। टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय। टाइम एंड मोशन स्टडी के लिए इधर आओ। टाइम एंड मोशन स्टडी सर होती क्यों है? ये फोकस करता है हाउ वर्क इज परफॉर्म। मतलब टाइम एंड मोशन स्टडी किस लिए होती है? ताकि हम उसमें चेक कर सकें कि काम किस तरीके से हो रहा है। रिमूव द वेस्टेजेस, मतलब क्या है? जो भी हमारा वेस्टफुल टाइम होता है, वेस्टफुल मूवमेंट होता है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा रिमूव कर सके। तो टाइम एंड मोशन स्टडी क्यों हो रही है? टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। इट इज अ फंक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क इन द मिनिमम टाइम। क्या? इन अ मिनिमम टाइम। टाइम एंड मोशन स्टडी किस लिए करी जाती है? टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। एंड किसका फंक्शन है सर? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का फंक्शन आता है। ये किसके अंदर आता है सर? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क इन विच द वर्क इन मिनिमम टाइम, मतलब काम कम से कम समय में हो जाए और वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। इसलिए टाइम एंड मोशन स्टडी किया जाता है, जिसके अंदर जो क्या करते हैं हम? रिमूव द वेस्टफुल मूवमेंट। जो भी हमारे वेस्टफुल मूवमेंट होते हैं हम उसको ज्यादा से ज्यादा रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा? टाइम एंड मोशन स्टडीज कंडक्टेड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इधर आ जाओ। आइडेंटिफाई which one of the following does not account for increasing the labor productivity। क्या बोला? Identify which one of the following does not account for the increasing labor productivity। इधर आओ। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कब होती है? जब आपका एम्प्लॉय मोटिवेट हो। क्या? आपका एम्प्लॉय मोटिवेट हो, सेटिस्फाइड हो अपनी जॉब से, और अगर उसको कोई अच्छा परफेक्ट सुपरवाइज कर रहा हो, उसका सीनियर बहुत अच्छे हो। जैसे मेरे केस में जो मेरे एक्स कंपनी के जो मेरे सीनियर मैनेजर थे बहुत अच्छे थे, जो कि मेरे को मोटिवेट रखते थे, सुपरवाइज करते थे कि काम ऐसे इस तरीके से करना चाहिए। लक्की तुम यू आर अ यंग चार्टेड अकाउंटेंट, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरीके से चीजें होती है, इस तरीके से फॉरेन क्लाइंट को देखना होता है, इस तरीके से लिस्टेड कंपनी को चेक करना होता है। तो सुपरवाइजर का कहीं ना बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपको मोटिवेट भी करते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ जॉब रहना बहुत जरूरी है ताकि आप लंबे समय तक वहां पे टिक पाए। और अगर आपका हायर लेबर टर्नओवर है तो इसका मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं कंपनी के लिए, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। क्या इंपैक्ट करता है सर? नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। और जब भी आप नए बंदे लेकर आते हो, फ्रेशर्स ये लेकर आते हो, तो क्या उनके ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर एक चीज के लिए आपको ट्रेनिंग देना ही पड़ता है। एंड डिफिशियंसी क्या होगी? ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। जो आपका एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो जल्दी से जल्दी काम खत्म करके देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सर काम को किस तरीके से करना है। तो अगर आप फ्रेशर लाओगे तो उसको ट्रेनिंग देना होगा, और आपका क्या है? रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी हाई होगी, उससे क्या है? इनफिशियंसी भी साथ में उसकी डिक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू द एक्सपीरियंस पर्सन। तो इधर आ जाओ, इसका आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती। जॉब सेटिस्फैक्शन की हम बात कर चुके हैं, इससे क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं मोटिवेटिंग द वर्कर, अगर मोटिवेट रखते वर्कर तो क्या है? एम्प्लॉय चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा से काम करके दो। प्रॉपर सुपरवाइजन एंड कंट्रोल हो रहा है तो क्या होगा? प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। लेकिन हायर लेबर टर्नओवर है तो ये क्या? नेगेटिव इंपैक्ट है। इट्स ए नेगेटिव इंपैक्ट।
ये रहेगा सी आंसर। लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, सर ये तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन हम जो इलस्ट्रेशन अच्छे से करके आए। जो बच्चे बिना इलस्ट्रेशन करे ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सर पहले आप सारे के सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो। आपने देखा सर एमसीक्यू विचार देखे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एमसीक्यूज का इस पे बेस्ड है। इलस्ट्रेशन जो हम करके आए हैं ये फिफ्थ भी सर उसी पे ही बेस्ड है। हमने इसके कई सारे इलस्ट्रेशन करे तो आपका फॉर्मूला पूरा रटा होगा, नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस डिवाइडेड बाय द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, इसके तो हमने कई सारे इलस्ट्रेशन करे, अच्छे से डिटेल में समझा है। ठीक है, तो एक बात जरूर देख कर आए। टाइम टाइम बुकिंग रेफर्स टू अ मेथड वेयर इन डैश ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। क्या क्या रिकॉर्ड होता है? अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है? नहीं सर, इसके लिए पंचिंग होती है। क्या? पंचिंग। जब आप पंच कर रहे होते हैं ना उससे आपकी अटेंडेंस लगती है, जब आप पंचिंग कर रहे हो उसमें आपकी अटेंडेंस होती है। फूड एक्सपेंस और क्या हेल्थ स्टेटस, सर ये तो कुछ है नहीं सर, रिम्बर्समेंट और अलाउंसेस चेक करो तो उस समय चेक करते हैं। टाइम स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब होता है टाइम बुकिंग के अंदर हम चेक करते हैं। क्या? टाइम बुकिंग जब हम चेक कर रहे होते हैं तो हम उसमें ये चेक कर रहे होते हैं कि किस जॉब में कितना टाइम लगा है। ठीक है, इधर आ जाओ। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड, अगेन सर हमने अच्छे से इलस्ट्रेशन में चेक करा था, जो भी फिक्स्ड रिम्यूनरेशन जो भी दिया जा रहा है, वेजेस सैलरी, उसके अलावा जो भी वेरिएबल कॉस्ट दिया जा रहा है लाइक है ना अलाउंसेस इंसेंटिव या कोई भी ओवर टाइम की पेमेंट की जा रही है, वो सारे के सारे क्या होते हैं सर हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। किसका पार्ट बनते हैं सर? एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब इधर आ जाओ। अगेन सर रोवन एंड हेल्से का तो सर हमने बहुत क्वेश्चन करे थे और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था, एक बार चलो पढ़ो। इफ द टाइम सेव्ड इज लेस देन, क्या इज लेस देन 50%, जब टाइम सेव्ड क्या है लेस देन 50% से कम है ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, देन द वेजेस पेड अंडर द रोवन एंड हेल्से प्रीमियम प्लान ऑन द कंपैरिजन गिवन बिलो। मतलब क्या हुआ, क्या बोला गया है कि अगर टाइम सेव क्या है 50% से कम है, टाइम सेव क्या है 50% से कम है, तो अंडर रोवन एंड हेल्से स्कीम में कहां पे आपको क्या है ज्यादा वेजेस पे करोगे? मोर वेजेस आर पेड टू द वर्कर अंडर द रोवन प्लान इन कंपैरिजन टू द हेल्से प्लान, एंड देन मोर वेजेस टू वर्कर अंडर द हेल्से प्लान देन द रोवन प्लान। सी इक्वल वेजेस अंडर टू प्लान, ये तो हो ही नहीं सकता, इक्वल तो हो ही नहीं सकता। रोमान तो बोलता है मैं तो प्रोपोर्शनल बेसिस में चलूंगा, हेल्से बोलता है मैं तो फिक्स बेसिस पे चलता हूँ। नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ नहीं है सर। मोर वेजेस कहां पे करे जाएंगे? जब आपका लेस एफिशिएंट वर्कर हो तो कहां पे की जाएगी? इधर आओ रोवान में। क्यों सर? हम डिस्कस करके आ चुके थे कि वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है, हेल्थ से क्या है फिक्स बेसिस पे होता है। जब आपका लेस एफिशिएंट हो 50% से कम हो तो सर क्या है हेल्थ से इज बेटर, नहीं जब 50% कम हो तो रोवान इज बेटर। लेस एफिशिएंसी में क्या है रोवान स्कीम इज बेटर। जब आपका हाई एफिशिएंसी हो तो हेल्थ से इज बेटर। जब आप इंप्लॉय को ज्यादा पे कर रहे हो तो इंप्लॉय क्या मोटिवेट रहेगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करके देगा। ठीक है, मेमोरी ठीक ये देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। जब भी लेस इफिशिएंट होगा तो कौन बेटर है सर? रोवान इज बेटर। अगर हाई इफिशिएंट हो तो क्या बेटर रहेगा सर? हेल्थ से इज बेटर। ठीक है, हेल्थ से इज बेटर, हेल्थ इज मच बेटर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या है? मोर वेजेस टू द वर्कर अंडर द रोवान प्लान देन द हेल्थ प्लान। ओके, इधर आ जाओ। इस अब आपको क्या है एक क्वेश्चन में दे रखा है, हम तो बहुत इलस्ट्रेशन सॉल्व करके आ चुके हैं सर, ये आपको होमवर्क में दूं? सर एक काम करो, स्टैंडर्ड टाइम आपको कितना दे रखा है? स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 60 आवर्स का। ठीक है, आपको रेट दे रखा है ₹0.3 पर आवर। ठीक है, आपने कितना घंटे काम करे? 48 घंटे। तो 48 घंटे की तो सर आपको पूरी की पूरी पेमेंट मिलेगी, ये तो वेजेस पेड है। लेकिन रोवान स्कीम में क्या बोला है? रोवान प्लान है, रोवान प्लान लगाना है तो आपको क्या है कुछ ना कुछ बोनस देना होगा। बोनस कितना दोगे सर? टाइम सेव कितना हुआ है? 60 माइनस में 48, कितना 12 घंटे आपने सेव करे, तो 12 बाय स्टैंडर्ड टाइम कितना 60 घंटे। और कितने आपने एक्चुअल में टाइम लगाया था? एक्चुअल टाइम 48 आवर्स लगाए थे। और पेमेंट कितनी देते? 0.3 पर आवर देते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सर आपका आएगा 17.28 आएगा। आई थिंक 17.28 आपका राइट आंसर होगा। एक बच्चा करेगा, 9th का भी है ना? हाँ 9th का भी है। ठीक है, 17.28 आएगा। इसको एक बार कर लीजिएगा, बहुत आसान है। नीचे आओ, इधर। हाँ, ओके। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर, कई बार आईसेट 4 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछ लेता है इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो याद रखिए फॉर कंट्रोल द एम्प्लॉय कॉस्ट कौन कौन से होते हैं सर? टाइम एंड मोशन स्टडी, इससे क्या होता है इफिशियंसी इंक्रीज होती है। अभी हमने बात करा ना रिमूव द वेस्टफुल टाइम, ये क्या करता है? टाइम एंड मोशन स्टडी इंप्रूव द इफिशियंसी, कंट्रोल ओवर द आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, अवॉइड द वेस्टेज, क्या अवॉइड द वेस्टेज। उसके अलावा क्या होता है कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय टर्नओवर, रिड्यूस द हायरिंग कॉस्ट। क्या अगर एम्प्लॉय टर्नओवर को कंट्रोल करा तो क्या है रिड्यूस द हायरिंग कॉस्ट। हायरिंग कॉस्ट आपकी क्या है रिड्यूस होगी। आपके क्या एक्सपीरियंस पर्सन अगर काम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होगी? रिड्यूस होगी। क्या होगी? ट्रेनिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव।
तो ऑल ऑफ द अबव ये एक बार पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में भी आ सकता है, थ्योरी में भी आ सकता है, ऑब्वियसली 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो एक एक लाइन लिख कर आ जाइएगा, ठीक है। इधर आ जाओ। Out of the following method, attendance is marked by the recognized on an employee based on the physical and the behavioral threat. क्या ऑन द फिजिकल एंड बिहेवियरल थ्रेट के बेसिस पे होता है, तो क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा, जिसमें हमने क्या फिजिकल एंड बिहेवियरल थ्रेट, मतलब कि आईज का मोशन भी चेक करते हैं, बिहेवियरल थ्रेट के अकॉर्डिंगली भी हम चेक कर लेते हैं, तो बायोमेट्रिक होगा। अटेंडेंस रजिस्टर मेथड ओनली फिजिकल होता है, एंड पिच कार्ड भी आपका सर क्या है, फिजिकल होता है। टोकन मेथड भी ओनली फिजिकल होता है, जबकि आपने क्या है, फिजिकल प्लस में बिहेवियरल थ्रेट बोला है, जो कि आपका बायोमेट्रिक होता है, ठीक है। 11 का बी रहेगा। इधर आ जाओ, हमने बहुत डिटेल में बात करा था सर, इसका तो हमने एक स्पेसिफिक इलिस्ट्रेशन करा था। मेरी अकेले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, जो मैंने स्पेसिफिक इलिस्ट्रेशन आपको करवाया था ना, इसका तो आप करके आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे कैसे सर आपका सर ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड, ओवर टाइम की एडजस्टमेंट के ऊपर है एमसीक्यू, और ओवर टाइम के एडजस्टमेंट के ऊपर हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन करा था कि ओवर टाइम के डिफरेंट डिफरेंट केसेस दे रखे थे, जब ये हो तो ओवर टाइम कैसे एडजस्ट करना, जब ये हो तो ओवर टाइम कैसे एडजस्ट करना। उसी की बेसिस पे बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रखा है। इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द अर्जेंट ऑर्डर, द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी चार्ज एज, मतलब कि आपका कोई अर्जेंट ऑर्डर है, क्या आपके कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है, तो हमने बात करी थी कि क्या उसके रिस्पेक्टिव जॉब में सर हम क्या है उसको चार्ज करते हैं। ओवरहेड कॉस्ट कब मानते हैं, जब आपका क्या है जनरल प्रोडक्टिविटी प्रेशर हो, क्या है जनरल प्रोडक्टिव प्रेशर हो, तो जब हमारा ओवरहेड कॉस्ट आता है। और एबनॉर्मल लॉस हुआ तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग पेंडल में जाता है, ठीक है। नॉन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, रिस्पेक्टिव जॉब। कॉस्टिंग पेंडल में कब जाता है, जब एबनॉर्मल लॉस हो। ओवरहेड कॉस्ट में कब जाता है, जब जनरल प्रोडक्टिव प्रेशर हो। जब आपका स्पेसिफिक या अर्जेंट जॉब हो तो क्या है, रिस्पेक्टिव जॉब में जाता है। ये कर लीजिएगा, बहुत आसान था, एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा एमसीक्यू का, ठीक है। इसी के साथ सर आपके सर ये वाले तो एमसीक्यू सारे के सारे हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं पहले ही बता दूं, जिन बच्चों ने इलस्ट्रेशन नहीं कराया है, सबसे पहले इलस्ट्रेशन की वीडियो देखिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे मैंने क्या है कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कराए, क्या कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कराए, ठीक है। पहले उसको जाके देखें, उसके बाद एमसीक्यू पर आए, ठीक है, उसके बाद ही एमसीक्यू पर आए। और बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जब आप ये देख रहे होंगे, ये भी हो सकता है कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ अपलोड, ये भी हो सकता है कि जब तक आप देखो तो ये भी हो सकता है अपलोड जब तक हो चुकी होगी। आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे सर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, 101 मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। अगर मेरे को डाउट होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको 1-on-1 कॉल भी कर लूंगा कि सर ये इसका मीनिंग है, इसका मतलब ये है, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, जिसके बाद मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज का भी रिप्लाई करता हूँ जैसे मेरे को टाइम मिलता है। फिर इट्स माई व्हाट्सएप नंबर, सर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं दोनों पे अवेलेबल रहूंगा। कोई और डाउट है आप मेरे को नीचे टैग करें, किस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये नीचे कमेंट सेक्शन में डिसाइड करेगा। तो बी कमेंट, बी लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड। कीप एंजॉइंग और कीप स्माइलिंग बडीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलेंगे अब सीधा क्या है, सीए फाइनल में उसके बाद। बाय बाय।